जय श्री राधे बेटा। अभी तक हमने भूगोल का पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और अभी ये सामाजिक विज्ञान के इतिहास का पहला अध्याय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना बेटा। तो सबसे पहले तो आप नाम से समझो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है तो उदय। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, एशिया के अंदर हमारा देश है भारत, वैसे यूरोप एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, है ना। तो एक महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, फिर एक देश के अंदर देखें तो बहुत सारे राज्य आते हैं, एक राज्य के अंदर देखें तो बहुत सारे जिला आते हैं। तो यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है ना। अभी लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद का उदय की यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ राजतंत्र था और लोग वहाँ राजतंत्र से बहुत परेशान थे, है ना। एक एक कुलीन, एक उच्च वर्ग था जो कि निम्न वर्ग के ऊपर पूरा अपना आधिपत्य जमाए हुए था। तो उन लोगों ने फिर उस राजतंत्र का, उस व्यवस्था का विरोध किया और राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय हुआ। अभी उदय, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई। यहाँ पे देखो लिखा है फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति और जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ। आगे देखें, आगे देखो बेटा, कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास से सीखते हैं वे ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर हमने अपने इतिहास से सीखा ना कि पहले ऐसी गलतियां हुई, जैसे अपने यहाँ अंग्रेज़ों ने आके गुलामी, हम लोगों को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने आके राज किया, है ना। तो अभी हमने अपने इतिहास से सीखा कि अगर हमने किसी अन्य देश को इतना ज़्यादा अपने देश में बढ़ावा दे दिया तो दोबारा ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो हमने अपने हिस्ट्री से सीख लिया ये चीज़ कि आगे इस टाइप की कोई घटना ना घटे। आगे देखें, इतिहास केवल तारीखें याद रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आज विश्व कैसा बना। मतलब अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कल इतिहास जो था क्या वैसे ही भारत है, या कोई भी देश दुनिया का या पूरा का पूरा विश्व क्या वैसे ही है। तो अगर अपने इतिहास में जो था उससे बेटर है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ें और पहली हेडिंग के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। और पहली हेडिंग इसमें लिखी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। अब इसमें अपन आगे बढ़ें तो इसमें अपन आगे बढ़ें फ्रेडरिक सरयू नामक फ्रांसीसी कलाकार ने, एक फ्रेडरिक सरयू नामक एक कलाकार था बेटा, है ना। और ये कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। ये कहाँ का था? फ्रेडरिक सरयू, ये फ्रांस का एक कलाकार था जिसने 1848 में, डेट याद रखना, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। श्रृंखला का मतलब है कि जो चित्र जो थे वो ऐसे, पहला वाला जो चित्र था उससे अगला जो आगे की जो कहानी दर्शाता वो दूसरा था, फिर तीसरा था, फिर चौथा था, जिसमें उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ सभी लोग जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों में एकता के साथ रहते थे। अभी देखो, एक फ्रेडरिक सरयू नामक जो फ्रांसीसी कलाकार था, अब ये फ्रांस सब जगह उधर राजतंत्र था। तो जब राजतंत्र था तो ये एक तरीके से परेशान थे उस चीज़ से, गुलामों की तरह ही रह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जनतांत्रिक राज्य चाह रहे थे, है ना। और कैसा चाह रहे थे कि सब एक समान हो जाएं, सबके अंदर एकता की भावना हो हमारे राष्ट्र के प्रति। तो पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाई दिए, पहले चित्र में, है ना। यह चित्र कल्पनादर्शी को यूटोपिया बोलते हैं। तो यह चित्र कैसा था? यूटोपिया दृष्टि को दिखाता है। यूटोपिया दृष्टि होती क्या है? तो एक तरीके से ऐसी दृष्टि होती है कि जो लगभग असंभव हो, है ना। तो यूटोपिया दृष्टि को दिखाता है, यानी ऐसे समाज की कल्पना जो वास्तव में बहुत आदर्श और असंभव है। यूटोपिया का मतलब होता है ऐसा समाज की जो कल्पना कर रहा, कल्पना मीन्स उसने ऐसा कल्पना की थी कि ऐसा ऐसा समाज हो जाए, और कल्पना करके उसी के हिसाब से उसने 4 चित्र बनाए थे। अब आगे देखें, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बना जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बड़े बदलाव आए, और वह बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों की जगह
राष्ट्र राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। 19वीं सदी में धीरे धीरे राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर के आया कि राष्ट्र राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। आगे देखें बेटा, तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने अपने भाषण में बताया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म से नहीं बनता। इनने कहा, अर्नस्ट रेनन ने कहा, भाई राष्ट्र का निर्माण एक भाषा रख दो, एक धर्म रख दो, इससे नहीं होता है। किससे होता है? तो साझा गौरव, त्याग, सबके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना हो, निष्ठा की भावना हो, तो उससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का अस्तित्व एक रोज होने वाला जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह का मतलब जो जनता का मत हो, उसके हिसाब से हमारा राष्ट्र का राजा हो, राष्ट्र के मंत्री हो, उसको हम बोलते हैं। कहीं ना कहीं अब राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्रवाद का उदय हो गया। आगे बढ़े बेटा, तो जैसे लिखा है उदाहरण, जैसे किसी परिवार के सदस्य अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद भी साझा इतिहास भावना से जुड़े होते हैं। भले एक ही परिवार के सदस्य हैं, है ना, लेकिन अगर अलग अलग एरिया में चले गए और उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीख ली, तो वो भले अलग अलग भाषाएं बोल रहे, लेकिन वो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। वैसे ही राष्ट्र के लोग साझा गौरव और इच्छा से जुड़े होते हैं। ये आगे बढ़ें, देखो यहाँ पे बताया यूटोपिया का पूरा चित्र के बारे में कि कल्पनादर्शी या यूटोपिया, तो ये क्या था? ये बता रहा था कि जनतांत्रिक या सामाजिक गणराज्य हो, मतलब पूरा समाज जैसे अपना गणतंत्र है, अपना गणराज्य, ऐसा वहाँ चाहते थे कि भाई राजतंत्र ना चले, गणराज्य बने। राष्ट्र जनमत संग्रह हो, स्वतंत्रता की प्रतिमा और साझा गौरव का त्याग, ये सारी चीज़ें उसने अपने 4 चित्रों में बताई। अब आगे देखो, ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट बेटा, है ना, तो बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार एक कल्पनादर्शी दृष्टि को दर्शाता है, विस्तार से समझाइए। तो कल्पनादर्शी दृष्टि क्या होती है? तो भी बताया था कि ऐसी समाज की कल्पना करना, एक आदर्श समाज की कल्पना करना जो लगभग असंभव के बराबर हो। आगे देखते हैं, तो आगे देखो, फ्रेडरिक सरियू कौन था बेटा? तो फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था, अभी अपन ने पढ़ा है। आगे बढ़ें, सरियू ने अपने चित्रों में किस वर्ष की श्रृंखला बनाई थी? किस वर्ष श्रृंखला बनाई थी? तो 1848 में बनाई थी, ये भी अभी अपन ने पढ़ा है। अगला देखें, कल्पनादर्शी यूटोपिया का अर्थ क्या है? वास्तविक समाज नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, असंभव आदर्श समाज की कल्पना, ये सही है। उसने कहा था कि कल्पनादर्शी में एक असंभव आदर्श समाज की उसने कल्पना की थी। अर्नेस्ट रेनन ने अपना व्याख्यान कहाँ दिया? किस जगह दिया था अर्नेस्ट रेनन ने अपना व्याख्यान? तो इन्होंने सोरबॉर्न विश्वविद्यालय में दिया था। आगे बढ़े, रेनन के अनुसार राष्ट्र किससे नहीं बनता है? तो इनने कहा था समान भाषा या नस्ल धर्म से नहीं बनता है। इनने कहा था किससे बनेगा राष्ट्र? तो इनने कहा था गौरव से, गौरव हो, त्याग हो, निष्ठा की भावना हो, उससे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गए हैं। सरयू के चित्र में स्वतंत्रता की प्रतिमा किसका प्रतीक थी? तो स्वतंत्रता की प्रतिमा एक आज़ादी के लिए थी कि भाई हम सब स्वतंत्र हैं। यूटोपिया से क्या समझते हैं? तो यूटोपिया क्या था? एक ऐसी 4 चित्रों की श्रृंखला थी, एक जो आदर्श समाज लेकिन असंभव जैसा समाज को दिखा रही थी। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग आ गई है बेटा आपकी, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, तो इसमें देखें, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इनने कहा राष्ट्रवाद को पहली बार जो आया वो 1789 में देखने को मिला, और वो कब? वो भी फ्रांसीसी क्रांति के साथ, जब फ्रांस में क्रांति हुई तब। इससे पहले फ्रांस पर निरंकुश राजा का शासन था। इसके 1789 के पहले फ्रांस पर क्या था? निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो। तो राजा ऐसा शासन करता था, जो उसके मन में आई वो कर लेता था। क्रांति के बाद जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद सत्ता राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के समूह में आ गई, भाई लोगों के पास आ गई। क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिकों जैसे विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में सामूहिक पहचान बनी और नया तिरंगा झंडा भी चुना गया।
नया तिरंगा झंडा कैसा था? तिरंगा था, 3 रंग का था। तो नया तिरंगा झंडा चुना गया। एक नई नेशनल असेंबली बनाई गई, एक समान कानून की व्यवस्था की गई, है ना। और क्या हुआ? और नापतोल व्यवस्था लागू हुई। फ्रेंच को साझा भाषा बनाया गया, क्योंकि फ्रांस में था तो फ्रेंच भाषा को सबकी भाषा बनाया गया। तो क्या क्या हुआ भाई? एक नया झंडा तिरंगा चुना गया, नेशनल असेंबली बनाई गई, समान कानून बनाया गया सबके लिए, नापतोल की व्यवस्था की गई। पहले ऐसा था किसी की भी जमीन हड़प ली, कुछ भी कर लिया। और एक नई एक फ्रेंच भाषा को सबकी भाषा बनाई गई। आगे देखें, क्रांतिकारियों ने यह भी सोचा कि फ्रांस का कर्तव्य है यूरोप के अन्य लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना। अब भाई फ्रांस मुक्त हो रहा था निरंकुश राजाओं से, तो लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, उनने कहा कि भाई अब फ्रांस का भी कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ पूरे यूरोप में जहाँ ना निरंकुश शासक है उनसे क्या करना है, उस देश को मुक्त कराना। इसी कारण जैकोबिन क्लब यूरोप के अन्य देशों में भी बनाए गए। जैकोबिन क्लब क्या थे बेटा? तो जैकोबिन क्लब वो जगह थी जहाँ लोग संगठन बनाते थे, क्रांतिकारी बैठ के योजनाएं बनाते थे कि भाई कैसे हम अपने देश को इन राजाओं से मुक्ति दिलाएं, तो आगे बढ़ें। तो ऐसे जैकोबिन क्लब और भी अन्य अन्य देशों में बनाए गए जहाँ के लोग इस तरह से परेशान थे। बाद में नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस ला दिया, परंतु उसने प्रशासनिक क्षेत्र में कई क्रांतिकारी सुधार जारी रखे और 1804 की नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता कही गई, ने कानून के सामने बराबरी दी। तो नेपोलियन संहिता में क्या हुआ? सबको कानून के सामने क्या मिल गई? बराबरी मिल गई। और सामंती व्यवस्था, भू दासत्व को खत्म कर दिया गया। जो सामंत लोग थे उनको खत्म कर दिया। जो कुछ लोग मतलब जमीन पे एकदम दास की तरह काम करते थे, वो प्रथा खत्म कर दी। पहले यूरोप के कई इलाकों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ, परंतु बाद में बढ़ेकर जबरन भर्ती से लोगों में असंतोष फैल गया। पहले तो स्वागत हुआ, फिर बाद में क्या है, जब कर बढ़ा दिया गया, है ना, जबरन भर्ती की गई, तो फिर लोगों के अंदर क्या हो गया? सबके अंदर उसके प्रति असंतोष फैल गया। जैसे किसी नए नियम को शुरू करने में लोग स्वागत करते, परंतु जब उससे उनका बोझ बढ़ने लगता है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वैसा ही फ्रांसीसी शासन के साथ यूरोप में हुआ। आगे बढ़ें, अब इसके क्वेश्चन देखो। तो नेपोलियन के अधीन इलाकों में फ्रांसीसी शासन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया शुरू में क्या थी? तो शुरू में तो बढ़िया स्वागत किया, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि इन्होंने कर बढ़ा दिया, जबरन लोगों को भर्ती करने लगे, तो फिर उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? अभी पढ़ा अपन ने 1789 में। फ्रांस का झंडा क्या था? तो फ्रांस का झंडा तिरंगा था, अभी पढ़ा अपन ने। आगे बढ़ें, नेपोलियन की संहिता कब बनी? अभी देखा 1804 में बनी। अगला, नेपोलियन की संहिता ने किसे समाप्त किया? तो नेपोलियन की संहिता ने बेटा किसे समाप्त किया? जन्म आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, सबको समान अधिकार दे दिए। मतलब जैकोबिन क्लब किससे प्रेरित थे? तो जैकोबिन क्लब बेटा फ्रांसीसी क्रांति के विचार से थे। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई और सबको समान अधिकार मिला, निरंकुश राजाओं का खात्मा हुआ, उनसे मुक्ति मिली, तो उससे प्रेरित हो गए थे जैकोबिन क्लब। और अलग अलग देशों में और बहुत सारे क्लब खोले गए। अब पितृभूमि और नागरिक शब्दों का क्या अर्थ था? भाई पितृभूमि जो जहाँ जो दासत्व की भावना थी तो उनसे दूर किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अगली हेडिंग आती है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। तो कुलीन वर्ग 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में आज जैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे। इन्हें कहा जब 18वीं सदी थी, 18वीं सदी का मतलब है क्या था कि 18वीं सदी के मध्य में जो था ना, वो यूरोप में आज जैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे। जर्मनी, इटली जैसे क्षेत्र छोटी रियासतों, डची और कैंटनों में बटे थे। मतलब जर्मनी, इटली जो थे ना, वो ऐसे देश के रूप में नहीं थे, अलग अलग रियासतों के रूप में थे जहाँ राजाओं का राज चलता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में कई भाषा जातीय समूह के लोग रहते थे।
जिनकी कोई साझा पहचान नहीं थी, केवल सम्राट के प्रति निष्ठा थी। अब वहाँ पे अलग अलग जो रजवाड़े टाइप की रियासतें थीं, राजा रहते थे, तो उनकी हैब्सबर्ग साम्राज्य में कई भाषा और जातीय समूह के लोग रहते थे जिनकी कोई खुद की साझा पहचान नहीं थी, केवल सम्राट के प्रति वो निष्ठा रखते थे, जो भी वहाँ के सम्राट थे उस समय उनके प्रति। समाज में कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली था, सबसे ऊपर कुलीन वर्ग था, जिसके पास जमीन थी और जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। जो कुलीन वर्ग थे इनके पास खूब जमीन होती थी और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, पर संख्या में ये वर्ग छोटा था, बहुत ज़्यादा नहीं थे, कुलीन वर्ग कम थे। अधिकतर लोग कृषक थे और जितने भी थे अधिकांश कैसे थे, कृषक थे, खेती बाड़ी करते थे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से शहरों का विकास हुआ, जैसे ही औद्योगिक उत्पादन बढ़ा तो शहरों का विकास हुआ, गांव से लोग शहरों में जाने लगे और एक नया मध्यम वर्ग उभरा जिससे उद्योगपति या व्यापारी या श्रमिक वर्ग शामिल थे। जिसमें कौन कौन थे, उद्योगपति थे, व्यापारिक थे और श्रमिक वर्ग शामिल थे मध्यम वर्ग में। और कुलीन वर्ग कैसे थे, सबसे प्रभुत्वशाली थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों में ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। इन्हें कहा कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, जब कुलीन को जो विशेष अधिकार मिले थे, जब वो अधिकार समाप्त हो गए तो क्या हुआ कि शिक्षित और उदारवादी जो मध्यम वर्ग में ही क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता के विचार जो थे वो लोकप्रिय होना शुरू हो गए। जैसे किसी संगठन में शुरू में सिर्फ कुछ बड़े अधिकारी फैसले लेते हैं, परंतु बाद में शिक्षित और नए कर्मचारी वर्ग की राय भी अहम हो जाती है, वैसे ही यूरोप में मध्यम वर्ग बढ़ा। देखो ऐसा था कि सबसे ऊपर पहले कुलीन वर्ग आता था, फिर जब इनकी चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर मध्यम वर्ग आया, जिसमें कि उद्योगपति आए और व्यापारी आए, है ना। और सबसे नीचे के पायदान पे था किसान और श्रमिक वर्ग। सबसे ऊपर कुलीन वर्ग जो कि बहुत उच्च उसमें थे, फिर मध्यम वर्ग में उद्योगपति और व्यापारी आ गए, फिर था किसान या श्रमिक वर्ग, और सबसे बड़ा था यही वाला वर्ग। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ थी, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। देखो यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, है ना, प्लस प्लस समझो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ इससे थोड़ी सी कम हुई, यहाँ सबसे कम थी। सबसे कम थी यहाँ। चलो आगे बढ़ें। नए मध्यम वर्ग कैसे उभरा और राष्ट्रीय एकता के विचारों में इसकी क्या भूमिका थी, समझाइए। तो नए मध्यम वर्ग कैसे उभरा, जब कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार समाप्त हुए और शहरों में उद्योगों का विकास हुआ तो नया मध्यम वर्ग भी उभर के सामने आया। आगे देखें। 18वीं सदी में यूरोप के अधिकतर क्षेत्र किस में बटे थे, रियासतें डची और कैंटेन में बटे थे, अभी पढ़ा अपन ने। हैप्स साम्राज्य पर किसका शासन था, तो हैप्स साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया और हंगरी का शासन था। यूरोपीय समाज का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था, तो अभी अपन ने पढ़ा कि सबसे प्रभावशाली वर्ग था कुलीन वर्ग। नया मध्यम वर्ग किससे बना था, नया मध्यम वर्ग जो बना था वो उद्योगपति, व्यापारियों व सेवा क्षेत्र के लोगों से बना था। आगे देखें। राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे पहले किस वर्ग में लोकप्रिय हुए, तो राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे पहले शिक्षित और उदारवादी वर्ग में लोकप्रिय हुए। ठीक है बेटा, अब इसके आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, उसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको लगभग 2-3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत सारा है ये। ठीक है, हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। अभी चौथी हेडिंग जो है वो उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने थे, इसको अपन अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जय श्री राधे, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
Audio Jungle.